नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे असम के उस सियासी भूकंप की जिसने कांग्रेस के हाथों से उसका एक मजबूत मोहरे को छीन लिया है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस चक्रव्यूह पर जिसमें ओबीसी बुरी तरह फंस गए हैं। इतना ही नहीं, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी पर हुए उस तीखे हमले की जिसमें उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की मुलाकात, इंडिया एआई समिट में होंगे शामिल। आईपैक रेड मामले में अब अगले महीने होगी सुनवाई, ममता बनर्जी पर डेटा चोरी और दखल अंदाजी का आरोप। पजामे का नाड़ा खींचना दुष्कर्म की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। असम में सरकारी नौकरी में चाय जनजाति के लोगों को मिलेगा 3% आरक्षण, कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएम हेमंत पर कांग्रेस हुई हमलावर, गौरव गोगोई ने बताया असम का जिन्ना। दिल्ली के लिए रवाना हुए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी कल एआई समिट 2026 में लेंगे हिस्सा। पंजाब में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बिहार में कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने अवैध हथियारों के कारखाने का किया पर्दाफाश, 5 हुए गिरफ्तार। चांदी की कीमतों में 6,600 रुपए का उछाल, सोना 1,53,000 रुपए पर पहुंचा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 237 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,800 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले और खास मुद्दे के बारे में। असम की सियासत में इन दिनों वो भूचाल आया है जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी है। जी हां, 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच असम कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने हाथ का साथ छोड़कर कमल थामने का फैसला ले लिया है। यह सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं बल्कि असम कांग्रेस के अंदर मचे उस घमासान का विस्फोट है जो पिछले कई महीनों से सुलग रहा था। 16 फरवरी को शुरू हुआ इस्तीफे का हाई वोल्टेज ड्रामा 22 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के साथ खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे घर वापसी करार देकर कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। दरअसल भूपेन बोरा ने जब 16 फरवरी को अपना इस्तीफा सौंपा तो दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कांग्रेस के गलियारों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह, गौरव गोगोई और देवव्रत सैकिया बोरा के घर की तरफ दौड़ पड़े। घंटों चली मान मनोबल के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि बोरा मान गए हैं और इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन वह खुशी चंद घंटों की मेहमान थी। अगले ही दिन भूपेन बोरा ने साफ कर दिया कि वह अपना बना चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और गौरव गोगोई के सामने अपनी बात रखने के बावजूद उन्हें जलील किया गया। भूपेन बोरा ने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई उसमें सबसे बड़ा नाम रकीबुल हुसैन का था। बोरा का सीधा आरोप है कि असम कांग्रेस अब एपीसीसी नहीं बल्कि एपीसीसीआर यानी कि रकीबुल हुसैन की कांग्रेस बन चुकी है। बोरा का आरोप है कि धुमरी से रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले सांसद रकीबुल हुसैन पार्टी के हर फैसले और टिकट बंटवारे में मनमानी कर रहे हैं। बोरा खुद समागुड़ी उपचुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन रकीबुल हुसैन ने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस वह मुस्लिम बाहुल सीट भी बीजेपी के हाथों हार गई। बोरा ने आरोप लगाया कि गठबंधन की बातचीत के दौरान गौरव गोगोई ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी को 32 साल दिए लेकिन मेरी राय की कोई कीमत नहीं रही। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मौके को लपकने में जरा भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने भूपेन बोरा से मुलाकात की और घोषणा कर दी कि 22 फरवरी को वे विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। शर्मा ने बोरा को कांग्रेस का आखिरी सर्वमान्य हिंदू नेता बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान बरकरार रहेगा और उन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया जाएगा।
शर्मा का ये बयान कांग्रेस के उस नैरेटिव को चोट पहुंचाने के लिए काफी है जहां वह खुद को सर्व समाज की पार्टी बताती हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले असम में जुबानी जंग तेज हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नए अध्यक्ष गौरव गोगोई को पाकिस्तानी समर्थक बता रहे हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस अब कोई चुनौती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की असली लड़ाई अब रायजोर दल से होगी। वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर सिंडिकेट शासन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। पार्टी का कहना है कि बीजेपी मुफ्त की योजनाएं बांटकर वोट खरीदना चाहती है और जनजातीय समुदाय को धोखा दे रही है। आपको बता दें 30 अक्टूबर 1970 को जन्मे भूपेन बोरा ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया था। वह 2 बार 2006 और 2016 में विपुरिया से विधायक रहे हैं और तरुण गोगोई सरकार में प्रवक्ता व संसदीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2021 से 2025 तक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कलह ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ने पर मजबूर कर दिया। देखा जाए तो असम की राजनीति में भूपेन बोरा का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस दलबल को अपनी जीत और कांग्रेस के पतन के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव से ठीक पहले कद्दावर नेता का टूटना वोटरों के बीच बड़ा संदेश देता है। अब सबकी नजरें 22 फरवरी पर टिकी हैं, जब बोरा भगवा चोला पहनकर कांग्रेस के खिलाफ शंखनाद करेंगे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। हैदराबाद की चार मीनार की चहार दीवारी से निकलकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कदम रखा है, तो लगा था कि मुस्लिम सियासत का एक नया सूरज उगेगा। ओवैसी की लच्छेदार तकरीरें, बेबाक तेवर और सीधे मजहबी पहचान की राजनीति ने युवाओं को जोश तो भरा, लेकिन जब बात वोट की आई तो उत्तर प्रदेश के अवध के पुलाव के आगे हैदराबादी बिरयानी तीखापन हमेशा फीका ही साबित हुआ। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत का मिजाज कुछ ऐसा ही है कि यहां बड़े बड़े मठाधीशों के पैर उखड़ जाते हैं। ओवैसी ने 2017 में किस्मत आजमाई, 38 सीटें लड़ी और 37 पर जमानत जब्त करा बैठी। 2022 में फिर 95 सीटों पर जोर लगाया, लेकिन आधा फीसदी वोट भी नसीब नहीं हुआ। अब 2027 की दहलीज पर खड़े ओवैसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना किसी सियासी वैसाखी के उनकी पतंग उत्तर प्रदेश के आसमान में टिक पाएगी? चलिए इसको समझते हैं विस्तार से। आपको बता दें, मुस्लिम सियासत के बहाने ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM को हैदराबाद के चार मीनार के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय पलक पर पहचान दिलाने की कवायद में लगातार जुटे हैं। इस मिशन के तहत ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को तुरुप का एक इक्का साबित करना चाहते हैं। हालांकि अवध के पुलाव के आगे हैदराबाद की बिरयानी हमेशा कमजोर पड़ी है। ऐसे में ओवैसी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर किला फतेह करना नामुमकिन सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाना नहीं सकते और सपा कांग्रेस उन्हें वोट कटवा कहकर कोसों दूर रखती है। ऐसे में उनकी आखिरी उम्मीद हाथी यानी बसपा की सवारी करने की टिकी थी। उन्हें लगा था कि दलित मुस्लिम का गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक नया चमत्कार कर सकता है, लेकिन मायावती ने बुधवार को एक झटके में ओवैसी के सारे मंसूबों पर पानी फिर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि बसपा इकला चलो की नीति पर चलेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन की खबरें महज भ्रामक और निराधार हैं। मायावती का ये रुख ओवैसी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश के एक चक्रव्यूह में बुरी तरह अकेले ही फंस चुके हैं। कहते हैं कि जब बड़े दरवाजे बंद होते हैं तो छोटे रोशनदानों की याद आती है। कुछ यही हाल इस समय ओवैसी का है। ओवैसी के पास अब गिने चुने विकल्प बचे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद। 2024 में नगीना जीतकर चंद्रशेखर ने अपनी ताकत दिखाई है, तो ओवैसी को उम्मीद है कि मुस्लिम दलित गठजोड़ यहां काम कर सकता है। वहीं दूसरा विकल्प पल्लवी पटेल भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मिलकर PDM बनाया था, लेकिन नतीजा सफल नहीं हुआ। पल्लवी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानतें जब्त हो गई, जिससे ये गठबंधन कागजों पर तो भारी दिखा पर जमीन पर ढेर हो गया। दरअसल ओवैसी का मुख्य तर्क यह है कि सपा और कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेती तो है, लेकिन उन्हें लीडरशिप देना नहीं चाहती।
AIMIM नेता मुफ्ती उसामा नदवी का कहना है कि वे अभी भी बसपा से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए सबको साथ आना होगा। हालांकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर अब बहुत सतर्क हो चुका है। 2024 के नतीजे ने दिखाया कि अल्पसंख्यक समुदाय ने रणनीतिक रूप से सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। ओबीसी के तीखे भाषण, तालियां तो बटोरी, लेकिन वोटिंग मशीन तक पहुंचते पहुंचते वोट बंटवारे के डर से वोट फिर से साइकिल या हाथ की ओर मुड़ जाता है। ऐसे में यूपी की सियासत फिलहाल दो ध्रुवीय होती नजर आ रही है। ऐसे में ओबीसी के लिए अपनी जगह बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। हैदराबाद का स्टाइल उत्तर प्रदेश की तहजीब और यहाँ के जटिल जातिगत समीकरणों में फिट नहीं बैठ पा रहा है। ओबीसी की पतंग को उड़ाने के लिए जिस माजे की जरूरत है वो फिलहाल किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। मायावती के इनकार के बाद अब ओबीसी के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक वजूद को उत्तर प्रदेश में बचाए रखने की है। क्या वो छोटे दलों को जोड़कर कोई तीसरा मोर्चा खड़ा कर पाएंगे, या फिर 2027 में भी उनका हाल 2017 और 2022 जैसा ही होगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। भारतीय राजनीति के गलियारों में उस वक्त भूचाल आ गया जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिजिजू ने न केवल राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि उन्हें देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। ये हमला इतना तीखा था कि इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की कड़वाहट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। रिजिजू के शब्दों में जो तल्खी थी, उसने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम और तेज होने वाला है। दरअसल किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के व्यवहार को संसदीय गरिमा के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, लेकिन राहुल गांधी का आचरण किसी जिम्मेदार नेता जैसा नहीं, एक नासमझ बच्चे जैसा है। रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि संसद के बाहर जाना, आम लोगों को देशद्रोही कहना और बिना किसी ठोस आधार के नाटकीय धरने देना राहुल की आदत बन गई है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक ऐसी किताब के पन्ने लहराकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं जो अभी तक प्रकाशित तक नहीं हुई है। रिजिजू ने दावा किया कि भारत के संसदीय इतिहास में आज तक इतना नासमझ विपक्ष नेता कभी देखा ही नहीं गया। वही इंटरव्यू का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह था जब रिजिजू ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के संपर्कों पर सवाल खड़े किए। रिजिजू का आरोप है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर उन लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से जॉर्ज सोरोस जैसे विवादित नामों का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के भीतर नक्सलियों, उग्रवादियों और उन विचारकों के संपर्क में रहते हैं जो देश को तोड़ने की मंशा रखते हैं। रिजिजू ने दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी आज उन ताकतों के हाथों का खिलौना बन चुके हैं जो भारत की तरक्की को रोकना चाहती हैं। वहीं राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए एप्स्टीन फाइल्स और अन्य आरोपों पर रिजिजू ने उन्हें कड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है कि प्रधानमंत्री किससे मिले हैं तो वो सामने आए और दस्तावेज पेश करें। बिना सिर पैर के प्रधानमंत्री का नाम घसीटना सिर्फ उनकी निराशा और बार बार मिलने वाली चुनावी हार और हताशा है। वहीं राजनीतिक हमलों के बीच रिजिजू ने देश की अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक भारत यूएस ट्रेड डील पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने पीयूष गोयल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये डील भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारे किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील में बखूबी की है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ व्यापार करने के लिए कतार में खड़ी है, जो भारत की बढ़ती साख का जीता जागता प्रमाण है। देखा जाए तो किरेन रिजिजू के इन बयानों ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी को कोई
सॉफ्ट टारगेट नहीं मान रही, बल्कि उनकी घेराबंदी के लिए चौतरफा हमला बोल रही है। राहुल गांधी को सुरक्षा के लिए खतरा बताना एक ऐसी लकीर है जिसे खींचकर सरकार ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी इन आरोपों का जवाब किस अंदाज में देते हैं। लेकिन फिलहाल रिजू के इन तीखे तेवरों ने दिल्ली की सियासी गर्मी को कई डिग्री बढ़ा दिया है। खैर, जाते जाते आपको आज के कुछ खास मुद्दों से रूबरू कराते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश को हैरान कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि बच्ची के पजामे का नाड़ा खींचना रेप की कोशिश नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए हाई कोर्ट को जबरदस्त फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ लफ्जों में कहा कि ऐसी सोच न केवल गलत है बल्कि समाज के लिए खतरनाक भी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज में दो लड़कों ने एक 11-12 साल की मासूम बच्ची को जबरन पकड़ा, उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले गए और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ दिया। जब ट्रायल कोर्ट ने उन पर रेप की कोशिश का केस दर्ज किया तो आरोपी हाई कोर्ट पहुंच गए। वहां जज साहब ने गजब का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि नाड़ा खींचना या बच्ची को पकड़ना सिर्फ छेड़खानी करने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन इसे रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट की नज़र में यह सिर्फ अपराध की तैयारी थी, अंजाम नहीं। फिर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जजों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाया बल्कि एक स्पेशल कमेटी बनाने का भी ऑर्डर कर दिया है। यह कमेटी जजों के लिए नई गाइडलाइंस बनाएगी कि यौन अपराधों के मामलों में पीड़ित बच्ची या महिला के साथ कैसा बर्ताव करना है और कैसे मामलों को किस नजरिए से देखना है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दरिंदगी को शब्दों के खेल में छिपाया नहीं जा सकता। छेड़छाड़ करना सिर्फ एक हरकत नहीं बल्कि एक मासूम की गरिमा पर सीधा हमला और बलात्कार की नीयत को बढ़ावा देने जैसा कदम है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि किस तरह सियासत में पुराने रिश्ते टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। चाहे वो असम में भूपेंद्र बोरा का भारतीय जनता पार्टी में जाना हो या उत्तर प्रदेश में ओबीसी का अकेले पड़ जाना, हर खबर एक बड़े सियासी बदलाव की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। नमस्कार, देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।